की गई, यानी कि पहली लिस्ट निकाली गई। 2019 के राज तिलक के लिए 184 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बीजेपी के कुछ मौजूदा सांसदों के नाम हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिनकी पार्टी आलाकमान ने टिकट काट दी है। अब जिन दिग्गजों पर कतरे गए हैं उनमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, भगत सिंह कोश्यारी के अलावा बीसी खंडूरी के भी नाम हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में अटल और आडवाणी का युग खत्म हो गया है? क्या इनकी पार्टी में कोई अहमियत नहीं रह गई है? क्या बीजेपी में शाह और मोदी का कद अटल आडवाणी से अब बड़ा हो गया है? क्या 2019 में बीजेपी बिना मार्गदर्शकों के साथ ही चुनावी अखाड़े में कूदेगी? इसी मुद्दे पर पहली बहस में हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। आपको हम ये जो लिस्ट के की टेकअवेज है और मेजर पॉइंट्स है वो दिखा रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी, आप देख सकते हैं बीसी खंडूरी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब के टिकट कट गए हैं। शांता कुमार के टिकट कट गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के भी टिकट अभी नहीं मिला है। अब बड़ा सवाल यह है खास तौर से आडवाणी को लेकर कि गांधीनगर से लगातार 6 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे। एक्टिव पॉलिटिक्स से, सक्रिय राजनीति को गुड बाय कहने का उनका मन नहीं था। पहले पार्टी ने मान मुनव्वल की कोशिश की और फिर आखिरकार जब पहली लिस्ट कल आई सबकी निगाहें इस पर थी कि क्या आडवाणी एक बार फिर से गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, तो पता चला कि उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह पार्टी ने मैदान में उतारा है अपने चाणक्य बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को। अमित शाह गांधीनगर से गरजेंगे और साफ तौर पर इसके पीछे स्ट्रैटेजी यही मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग प्रेजेंस बीजेपी की दिखाई जाए। 26 सीटें नाक की साख की लड़ाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं। हम आपको दूसरे चेहरे भी दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी, उनका दूसरा चांस है यहां पर अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का। वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ेंगे। सत्यपाल सिंह बागपत, वेस्टर्न यूपी के जो जितने चेहरे हैं उनको बरकरार रखा गया है। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से और प्रधानमंत्री मोदी जी हां वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। मां गंगा ने बुलाया है और इस बार भी सस्पेंस बना हुआ था कि कहीं उड़ीसा के पुरी से तो चुनावी मैदान में तो नहीं उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पिछली बार 2 सीट से कंटेस्ट किया था उन्होंने, वडोदरा से और वाराणसी से। अब ये स्थिति साफ हो गई है पहली लिस्ट में कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। हेमा मालिनी के नाम पे सस्पेंस था, साक्षी महाराज के नाम पे सस्पेंस था कि आखिरकार इनको हटाया जा सकता है नॉन परफॉर्मेंस के लिए। साक्षी महाराज ने तो बाकायदा धमकी दे दी थी, वार्निंग दे दी थी कि इसका बुरा असर चुनावों में पड़ेगा, लेकिन उन दोनों को रिटेन किया गया है। जितेंद्र सिंह का टिकट बचा है। तो ये हम आपको चेहरे ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कितने चेहरों को तरजीह दी गई है। और जो समझ में आ रहा है, स्थिति समझ में आ रही है, वो यही आ रही है कि जो चेहरे युवा चेहरे हैं उनको तरजीह दी गई है और 75 साल से ऊपर जो चेहरे हैं उन्हें लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वंदना सिंह एसपी की प्रवक्ता हैं वो जुड़ रही हैं, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं, और मनीष अवस्थी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, ये लिस्ट देखने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत चुटकी ली कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं अब मोर्चा संभाला है, अमित शाह ने मोर्चा संभाला है और आडवाणी जी को गुड बाय कह दिया गया है। लेकिन आपके 3 मेजर पॉइंट्स इस लिस्ट के आने के बाद क्या होंगे पहले बता दीजिए, फिर नवीन कुमार जी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे हमारे साथ। देखिए, पहला तो है कि जिस तरह से एक मार्गदर्शक मंडल में पहले थे आडवाणी जी, वहां से उनको जबरन पहले मार्गदर्शक मंडल में पिछले बार इन्होंने डाला था, अब उनका टिकट छीन लिया। पहला पॉइंट है कि किस तरह से बुजुर्गों का सम्मान ये लोग करते हैं, जो संस्कृति और इतिहास और परंपरा की बात करने वाले लोग। भारतीय संस्कृति क्या यही रही है कि बुजुर्गों का इस तरह से हाल किया जाए अपने ही लोगों का? पहला। दूसरा, जैसे कृतज्ञता की एक सीमा होती है, ये कृतज्ञता की सीमा को भी इन्होंने पार कर दिया, धूर्तता की सीमा को लांघ दिया है इन्होंने। जिस तरह से एक गुरु को अपने चेले ने ही इस तरह की मात दी है। आपने अभी एक शब्द कहा था चाणक्य, चाणक्य अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते थे। ये धूर्त लोग हैं, लोग चाणक्य का एक तरह से नामकरण करके मुझे लगता है कि चाणक्य का कद को छोटा करना होगा। ये सिर्फ सियासी धूर्तता ये लोग दिखाते हैं। तीसरी बात, जिस तरह से
जब आप अपने बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आम जनता के वादा जो करते हैं उनका भरोसा और उनके विश्वास का कैसे सम्मान करेंगे? अजय उपाध्याय जी, मैंने आपसे 3 टेकअवेज मांगे थे, 3 ऑब्जर्वेशंस मांगी थी, आपने कुल मिला के तीनों में आडवाणी जी को और अमित शाह को ही घुमा फिरा कर वही पॉइंट पे आप इर्द गिर्द मंडराते रहे। 184 लोगों की लिस्ट है, अर्थमेटिक को देखते हुए ये लिस्ट उतारी गई है। अभी तक कांग्रेस के 150 मनीष भाई कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है। पूरी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो तक नहीं यहां पर कांग्रेस दे पा रही है कि वो दे पाए, वो आडवाणी जी पर सुई अटकी है। वैसे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, आंचल, इससे पहले कि डॉक्टर जो बीजेपी को कोस रहे थे, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर मुझे एक चीज बताइए, आप मोतीलाल वोरा को टिकट देंगे? मुझे बताइए, अंबिका सोनी को टिकट देंगे? मनीष जी, दोनों लोग राज्यसभा में हैं और वो लोग टिकट नहीं, ये राज्यसभा लोकसभा वाली बात नहीं है। अमित शाह भी राज्यसभा। मनीष जी, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, उन्होंने इच्छा कभी नहीं जताई और पहली बार नहीं। आज आप जानते हैं कि पिछले कई चुनावों से वो चुनावी राजनीति से अपने आप को दूर रहे। उनका आंतरिक मामला है, डॉक्टर, यही मैं कहना चाह रहा था कि आपसे आंचल ने जो पूछा था वो समग्र 184 के बारे में बातचीत की बात थी। आपने फिर उसी तरह सुरजेवाला की तरह आपने चुटकी आडवाणी जी का स्पेसिफिक मार्गदर्शक तो वो तभी भी रहेंगे, उनके परिवार का मसला है। नहीं, मनीष भाई, आपकी 3 ऑब्जर्वेशंस, फिर वंदना के पास चलेंगे। देखिए आंचल, ये जो लिस्ट है इसमें सारे बड़े नाम, बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जब प्रधानमंत्री और अध्यक्ष खुद आ जाते हैं। और अध्यक्ष मुझे याद आता है 1992 में जब लालकृष्ण आडवाणी अपना फॉर्म गांधीनगर से भर रहे थे तो मोदी और अमित शाह ही उनके साथ खड़े हुए थे। तो वक्त देखिए कैसा बदला। आडवाणी ने कितने दशक देख लिए कि आज उनके पीछे जो खड़े रहते थे अब उन्हीं की सीट पर खड़े होकर बीजेपी के पर्चम को लहराएंगे, रथ पे सवार हो गए हैं। एक ये, दूसरा, जहां तक गडकरी की बात है, गडकरी का लड़ना नागपुर से तय था। तय इसलिए क्योंकि गडकरी वहां पर एक ऐसा चेहरा है, संघ मुख्यालय है। सारे देश और दुनिया में अगर नजरें वाराणसी के अलावा किसी और सीट पे होंगी तो वो नागपुर पे होंगी। अगर आप देखें तो ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन गडकरी ने अपनी पैठ और वर्चस्व से नागपुर से, कांग्रेस से वो सीट छीनकर बीजेपी की सीट बना ली। तो ये गडकरी का लड़ना भी तय था। अब इसमें जो प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले वंशवाद की बात की थी आंचल, इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस लिस्ट में वंशवाद की भी बू आती है। वो कैसे? एकनाथ खड़से, जिसको बीजेपी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया था, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते थे, हाशिए पर आ गए, उनकी बहू को टिकट दे दी गई। पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे, उनको टिकट दे दी गई। तो अब इससे क्या कहेंगे? पूनम महाजन तो चलिए, अब वो लीगेसी चल रही है, सांसद है, युवा मोर्चा की अध्यक्ष है, तो मान लिया जाए। लेकिन वंशवाद अगर प्रधानमंत्री ये लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े आत्मनिरीक्षण की भी जरूरत है। जीवीआर शास्त्री जी, आपकी ऑब्जर्वेशंस? कभी करेंगे भी नहीं और इसके लिए सक्षम है, ये ना योग्य। बंगारू लक्ष्मण की डॉटर को भी इन्होंने एमपी टिकट दे दिया आंध्रा से। क्या बातचीत कर रहे हैं हम लोग? किस तरीके से बातचीत होती है इनकी? सब क्या, क्योंकि 2014 को इन्होंने सपने में रख के चल रहे हैं। ये 2014 नहीं है, जब इनकी पूरे में थे, इसको पता लगेगा। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ गड़बड़ ना करो ईवीएम के साथ, इसका ऊपर भी बहुत बड़ा चर्चा है। पूरा भूमंडल में कहीं ईवीएम से इलेक्शन नहीं होती जहां हिंदुस्तान में होती है। और मैं टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते ये बोल दूं, ऐसा कोई ईवीएम नहीं हो सकता, ऐसा कोई मिशन नहीं हो सकता जिसका हम ये वो नहीं कर सकते, हैक नहीं कर सकते। नहीं, ईवीएम हैकिंग में नहीं जाते हैं। जीवीआर शास्त्री जी, मैंने आपसे 3 ऑब्जर्वेशंस मांगी थी इस लिस्ट को लेकर, खासतौर से इस संदर्भ में कि क्या ये वो पहली लिस्ट है, पहली खेप है जो बीजेपी के लिए विनेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट साबित होगी? आप ईवीएम पर चले गए। एक जरूर बात इसी, नहीं, मैं हर चीज को विस्तार के रूप में कह रहा था इसीलिए, क्योंकि जहां तक इसका आडवाणी जी का सवाल है, वो 6 बार उन्होंने लगातार सार्वजनिक जनाम इसमें है, वो लोग 6 बार जीत गए थे। मुझे नहीं लगता आडवाणी जी ने मना किया था, पार्टी ने मना किया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये अभी नवीन जी आएंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि ऑफिशियली उनका क्या कहना है कि पार्टी ने उनको गुड बाय किया है या उन्होंने अपने हेल्थ कारणों की वजह से मना किया है। ये एक वैलिड पॉइंट है। मैं नवीन कुमार जी से पूछूंगी। वंदना सिंह, एक मिनट पहले सभी की ओपनिंग स्टेटमेंट्स ले लो सर।
दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अवमानना किया। अब ये दुर्योधन पता नहीं कौन सी दुर्योधन है जो आडवाणी जी को अच्छा ठीक है, आप ये दुर्योधन और भीष्म पितामह की एनालॉजी, अभी नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको इसका पूरी तरह से जवाब देंगे, उनको मैं ब्रीफ कर दूंगी। बहरहाल वंदना जी, जिस तरह से यूपी के अगर खास तौर से बात की जाए तो 184 में से 28 यूपी के नाम हैं, उसमें से सिर्फ 6 के नाम काटे गए हैं, टिकट काटे गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं उसका फील गुड है, एंटी इनकम्बेंसी को 6 कैंडिडेट से अभी हटा दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है। मैथ्स और अर्थमेटिक इन प्लेस है, और खास तौर से वेस्टर्न यूपी की जितनी सीट्स थी वो वहां पर स्ट्रैटेजी उसकी पुख्त है, कास्ट इक्वेशंस पुख्त है। आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, राजनीति जो है वो अरिथमेटिक नहीं होती है। कभी 1 + 1 जो है 2 हो जाता है, कभी 11, कभी 0। रहा सवाल यूपी का, इन्होंने पुलवामा और बालाकोट को जितना राजनीतिकरण करके अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका जवाब पब्लिक देगी। ये बहुत गलत है। जैसे कि मोदी जी ने चुरू में पहला भाषण दिया था जब ये हुआ था, उसके पीछे जितने हमारे शहीद हुए जवान थे उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। इसका क्या अर्थ लगाया जाए अगर आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, आडवाणी जी की चर्चा अभी मैंने सुनी अपने दूसरे प्रवक्ताओं से। देखिए, गुरु गुरु होता है, जैसे कहा गया था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो अगर ये गुरु की ही इज्जत नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक की क्या इज्जत करेंगे, जनता की क्या इज्जत करेंगे दोबारा आने के बाद? तो बात अखिलेश के लिए भी कही जाती है, बीजेपी वाले तो ये बात अखिलेश यादव के लिए भी कहते हैं कि शिवपाल उनके गुरु नहीं थे, वो तो पले बड़े ही शिवपाल जी के यहाँ पर हुए, चाचा के घर में हुए। मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से खड़ा जरूर किया जा रहा है, लेकिन उनकी सुनते नहीं है। तो गुरु को गुरु आजकल मानता कौन है? प्रधानमंत्री नहीं है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अखिलेश जी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो टिकट बंटवारे पे बात हो रही है, इसमें प्रधानमंत्री या किसी पार्टी के अध्यक्ष कहां से आ गए? कितने लोग हैं? पार्टी के अध्यक्ष ही तो डिसाइड करते हैं कौन निर्णय लेता है, कौन कहां से खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ही ले रहे हैं, भाजपा में प्रधानमंत्री अमित शाह जी के साथ बैठकर ले रहे हैं। और दूसरी चीज, जितने राज्यसभा के एमपी उनको आपने टिकट देकर उतार दिया, क्या मतलब आपके पास कैंडिडेट नहीं है बाहर से? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया वंदना जी, उस पर लौटेंगे, आपको कोई मिला ही नहीं, उस पर लौटेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सैम पित्रोदा, थिंक टैंक माने जाते हैं कांग्रेस में, उनका एक देश विरोधी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वायुसेना की कार्रवाई पर कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए हैं। क्या हमने सच में एयर स्ट्राइक की, ये बोला है उन्होंने। क्या हमने सच में 300 आतंकियों को मारा, ये सवाल उठाया। विदेशी अखबारों का दावा है कि कोई नहीं मारा गया। मुंबई हमले में शामिल कुछ आतंकियों के लिए पूरे पाकिस्तान को दोष देना गलत था। It is really a fight for the idea of India. My last question, sir. Last question to you, sir. You have worked, as you said that you have worked with Rajiv Gandhi, and now you are seeing Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi working actively in the fight for the idea of India. My last question, sir. Last question to you, sir. You have worked, as you said that you have worked with Rajiv Gandhi, and now you are seeing Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi working actively in the politics. We have recently seen a very sharpened attacks on the dynastic politics of India. And recently Prime Minister has said that dynasty has ruined all institutions. Now when you... Absolutely wrong. 100% wrong. You tell Prime Minister that is absolutely 100% wrong. It is exactly opposite. How do you say that, sir? Nehru built all the institutions in India. Nehru was the founder. Nehru was the initiator of all science and technology institutions. CSIR, atomic energy, space research, agriculture research, medical.
तो सैम पित्रोदा का बड़ा बयान आया है, सुना आपने। उनका ये कहना है कि भाई पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अजय उपाध्याय जी, ये तो हैं आपके राहुल गांधी के एडवाइजर्स, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि हम एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, ये क्या है? नहीं, ये तो भारत सरकार ने भी जब एयर स्ट्राइक किया था तो नॉन मिलिट्री स्ट्राइक करके बताया कि ये आतंकवादियों पर हमला है, आतंकवादियों पर हमला है ना पाकिस्तान। नहीं, आतंकवादियों पर हमला है ना, लेकिन आतंकवादी कहां पर थे? यूएस में तो नहीं थे, पाकिस्तान में थे ना। पाकिस्तान के ही आतंकवादियों तो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है या नहीं देता, पहले ये बताइए। मैडम एक मिनट, एकदम देता है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर अटैक हो, ये क्या कहने का मतलब है? पाकिस्तान पर हमला हो, पाकिस्तान के सेना पर हमला हो, जो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, पनाहगार है, जो सरपरस्ती दे रहा है। लेकिन दूसरी बात कह रहे हैं कि आतंकवादी हमला करते हैं, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। आप उल्टी बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान पर हमला हो। मैं सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरी तो नहीं होने दी आपने। हाँ। जहां तक बात उन्होंने जो अभी कही, जो हम आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विदेशी अखबारों का दावा कोई नहीं मारा गया। ये जो आपने दिखा रहे हैं अभी आप, ये विदेशी अखबारों का जो दावा है उसको कोट उन्होंने किया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो दावा सही है गलत है, उस पर उन्होंने बात की। उनका ये अब उस पर क्या आगे होगी, क्या बात हुई है, उनका जवाब ये था कि अगर 8 आतंकवादी घुसकर कोई हमला कर देते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है पाकिस्तान ने ये कार्रवाई करवाई है, पाकिस्तान पर हमला है। भारत सरकार ये इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने, अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने भद पिटवाने की भारत का पूरा ठेका क्या कांग्रेस ने लिया हुआ है? अंचल जी, हमारी सरकार ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे हैं, नॉन मिलिट्री अटैक है, उन आतंकवादियों पर अटैक है जो पाकिस्तान परस्ती में जीते हैं, और उसी पर अटैक हमने एयर स्ट्राइक की है सरकार ने, सेना ने, और इसको सभी लोग साथ दे रहे हैं, कांग्रेस भी साथ दे रही है। पाकिस्तान के बारे में जो के लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है, आतंकवाद दुनिया के, अमेरिका ये कह रहे हैं, फ्रांस ये कह रहे हैं, यूके ये कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट आप घोषित करवाइए। हम तो सब चाहते हैं टेरर स्टेट घोषित हो। अभी तो टेरर नहीं, अभी तो आपका फ्रेंडली रिलेशन आपके हैं। समझौता एक्सप्रेस फिर चल गया। एक मिनट, नवीन कुमार जी, क्विक रिएक्शन। सैम पित्रोदा, केवल इतना कहना है, कांग्रेस लगातार ना जाने किस प्रकार की बात कर रही है। अरे डायरेक्शन चेंज कांग्रेस के नेता कोई एक लाइन के अंदर सीधा सीधा आप इतना सा मुझे बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का नहीं तो किसका लेना देना है भाई? पूरा लाइन क्या बात कर रहे हैं? पढ़िए ना, आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हो, अखबारों का हवाला दे हवाला दिया क्या? विदेशी अखबार का हवाला दे रहे हैं कि ऐसा कहा है, उन्होंने खुद नहीं ये बात कही। आतंकी हमले के लिए विदेशी अखबार का दावा कर रहे हैं, देश के नागरिकों के सवाल से कैसी बातें कर रहे हैं? लगातार आतंकवाद और सैम पित्रोदा ने क्या कहा? सैम पित्रोदा ने भी आज फिर, क्योंकि वो राजीव वो गांधी परिवार में नवीन जी शुरू हो जाइए, इससे देश समझता है, देश समझता है। भारत सरकार जो बोल रहे हैं फिर पूरे देश का सैनिकों का शास्त्री साहब एक मिनट, नॉन मिलिट्री है। एक मिनट शास्त्री साहब, एक मिनट, मैंने नवीन जी का रिएक्शन लेने की बात की, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ क्या रिएक्शन है। सैम पित्रोदा ने ये कहा है कि देखिए 8 लोग आए, 26/11 के हमले को अंजाम दिया, लेकिन आप पाकिस्तान पर हमला नहीं किया हमने। उन्होंने जस्टिफाई किया कि उस वक्त हमला नहीं किया था उन्होंने, क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा ये नाइव टू अज्यूम, यानी कि ये अपने आप में थोड़ी सी बेवकूफी या परिपक्वता होगी कि हम ये मान ले कि कुछ लोग आकर हमारे यहाँ हमला करते हैं तो पूरे एक देश को बदनाम किया जाए या उनका नाम लिया जाए। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का ठेका सैम पित्रोदा और कांग्रेस ने ले रखा है क्या? अजय उपाध्याय, सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। मैं देता हूँ ना जवाब, मैं देता हूँ, मेरा सुन लो। है किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई है? अरे भाई कॉन्टेक्स्ट से आप बोल रहे हैं, उसी बात है आपको। दूसरी बात, कांग्रेस का ऑफिशियल लाइन पाकिस्तान को लगातार क्लीन चिट दो, ये लाइन क्लियर हो जाएगी कि क्या बात हुई है। पाकिस्तानी अभी अभी वो आ रहा है, कहाँ समय है, कितना कट है, कितना पेज है, कितनी क्लियरिटी है। अब विदेशी अखबारों ने जो छापा है, ये तो आप भी पत्रकार है, आप भी कुछ बात कर सकते हैं। विदेशी अखबारों ने कहा फ्रांस आपका देश नहीं है, अमेरिका आपका मित्र देश नहीं है, फ्रांस और रसा आपका मित्र देश नहीं है। रसा जो सपोर्ट करता है, क्या रसा के अखबारों को आप डिनाई करिएगा? पाकिस्तान का जो बाकी देश ले रहे हैं। अरे एक मिनट, आप मुझे ब्रेक लेने का वक्त है, माफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी होगी, लेकिन ब्रेक पर आने के बाद एक बार फिर से आपको सैम पित्रोदा का, अजय उपाध्याय जी,
आपके शक और शुबा जो हैं वो दूर करेंगे। ब्रेक पे आने के बाद एक बार फिर से आप चाहेंगे तो आपको सैम पित्रोदा का बयान सुनवा देंगे, और तब तक आप कांग्रेस मुख्यालय से भी रिएक्शंस ले लीजिए कि क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए, कम से कम आपको बता दें, क्योंकि सैम पित्रोदा की लगता है समझ में नहीं आ रही थी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, पहली बहस जारी है। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने मुंबई हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी बताने को भी गलत करार दिया। बता दें कि पिछले महीने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, और इस बड़े हमले के बाद देश में काफी रोष फैल गया था और सरकार पर दबाव था कि वो जवाबी कार्रवाई करे। बाद में भारतीय सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की थी। अब इसके बाद सैम पित्रोदा का विवादित बयान आया है। तो एक तरफ सरकार कहती रही है कि वो आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देगी, सेना को खुली छूट है, और जैशे मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया था बालाकोट में, और जिसमें माना जा रहा है, आंकड़े ये बताए गए कि 250 से 300 आतंकी मारे गए। अब सैम पित्रोदा का ये विवादित बयान आया है। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। पहले सुनवाते हैं सैम पित्रोदा ने क्या कुछ कहा, फिर रिएक्शंस। Pakistan has been around for how many years? More than 70. Okay. Can we get rid of it? No. It's our neighbor. Mexico will be US's neighbor, no matter how you look at it. Okay? You can look at it as an enemy. You can try to improve relationships. Sometimes it will work, sometimes it won't work. I believe in Gandhian approach. I believe more in compassion, in respect. I believe in dialogues, personally. Are you suggesting that we should hold dialogue with Pakistan? I think we should hold dialogue with everybody. Why just Pakistan? The whole world we are having But the dialogue. kind of attack which was... I don't know enough about the attacks. Okay? Attacks happen all the time. Attack happened during, what was this, Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay? I mean, we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. तो भारत को हमेशा से सॉफ्ट स्टेट माना जाता है, और क्यों माना जाता है? सैम पित्रोदा का जो बयान है शायद उसी तरफ इशारा करता है। अजय उपाध्याय जी, उन्होंने कहा कि अटैक हैपन्स, वो तो होते रहते हैं, उसी तरह 26/11 में भी हुआ था, जिस तरह पुलवामा में हुआ था, लेकिन हमने तो 8 आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, लेकिन और पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं मानना चाहिए। मैं जो है शांति में बिलीव करता हूं, कंपैशन, रिस्पेक्ट, डायलॉग होना चाहिए और पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। ये क्या कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है, और ये अपने बयान में आपको शर्मनाक लगता है ये बयान या नहीं लगता है? मुझे सिंपली बता दीजिए। देखिए, सैम पित्रोदा जी का ये व्यक्तिगत अपने स्थिति में बयान होगा, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल लाइन इस पे लेगी। जो आपके ओवरसीज अध्यक्ष है वो डॉक्टर, ठीक है, स्पोक्समैन और मीडिया डिपार्टमेंट हमारा ऑफिशियल लाइन लेता है, पहली बात। दूसरी बात, जो चीजें 2-3 बात, जैसे विदेशी अखबारों का दावा, उसको वो कोट कर रहे हैं। विदेशी अखबार में कौन है? अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। मैंने फ्रांस और जर्मनी और अमेरिका ने भारत को सपोर्ट किया कि नहीं? और उन्हीं की अखबार यदि ये बात कहती है, उनके दावे को कोई कोट कर रहा है, वो भी अपना दावा नहीं है, उनका दावा है, तो इसको कौन सा इतना एक बहस की बात है? मुझे नहीं लगता इसको कोई होते रहते हैं। आतंकवादी हमले तो भारत में हुए ही हैं, पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान ने सदैव आतंकवादी हमले के पीछे उसके हाथ है, उसके सैनिकों के हाथ भी है और आईएसआई का भी हाथ है। इसका कांग्रेस सदैव अपना ऑफिशियल लाइन नहीं, कांग्रेस इसी चीज को आगे बढ़ी। सैम पित्रोदा और क्या उन्होंने बोला है, उन पर ऑफिशियल लाइन पार्टी की जो आनी है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, एयर स्ट्राइक की बात है, एयर स्ट्राइक कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला है और उसी अजय उपाध्याय जी, आपको डर क्यों लग रहा है बोलने में कि सैम पित्रोदा गलत बोल रहे हैं? नहीं, कोई डर नहीं है। उनके व्यक्तिगत विचार क्या है, अब
विदेशी अखबारों के विचार को कोई कोट कर रहा है? क्या विदेशी अमेरिका आपको सपोर्ट किया कि नहीं? अभिनंदन जी को लाने में अमेरिका ने सहायता की कि नहीं? तो जब सहायता की और वही अखबार कह रहा है तो क्या इसमें बुराई है? अच्छा अजय जी, अब आपने टिप्पणी कर दी, एकदम आज का दिन आप कम ही बोले तो ज्यादा बेटर होगा। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ये नवरत्न है ना जी कांग्रेस के, वैसे उस प्रकार से 7 कलर भी हैं जिससे सृष्टि बनी हुई है। उसमें 2 कलर का बड़ा महत्व है, एक सफेद और एक काला, श्वेत और ब्लैक। सफेद कलर में अगर कोई भी रंग मिलाओ, पीला, गुलाबी, नीला, पीला, लाल, तो वो सफेद रंग उसी प्रकार का हो जाता है जो रंग उसमें मिलाओगे। लेकिन काले रंग में जो भी आप मिलाएंगे वो रंग काला हो जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। भगवा में क्या होता है? कांग्रेस भगवा अगर सफेद में मिलाएंगे तो भगवा हो जाता है। मेरा ये कहना कांग्रेस काले रंग की तरह है, उसके बीच में जो भी जाएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की स्थिति, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, अगर आप बोलेंगे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। लेकिन सुन लीजिए, आज कांग्रेस पीड़ा हो रही है कांग्रेस को। ये जो पाकिस्तान ओवरसीज के अध्यक्ष इन्होंने आज फिर देश का बंद किया है। पाकिस्तान ओवरसीज के अध्यक्ष ने आज जो राहुल गांधी के गुरु है उन्होंने फिर भारत का बंद किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से राहुल गांधी हिंदुस्तान के खिलाफ अभियान करते हैं और आतंकवादी उसको मत करते हैं, उसी प्रकार से ये पूरी कांग्रेस विदेशों में लिया गया उन बयानों को याद रखा रही है जो भारत के खिलाफ छपे। लहू के साथ की बात करेंगे, देश के जवानों को क्या करना चाहते हैं? आप दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज हमारे दर्शकों का वक्त जाया ना करें। एक मिनट उमाकांत जी, ये चलता रहेगा जब तक आप बीच में टिप्पणी नहीं करेंगे। सैम पेट्रोडा का ये बयान आपको बताने से क्या होगा? आप एक मिनट मुझे 1 मिनट। परिस्थिति में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हमारी पार्टी के नेतृत्व पर, इस देश के नेतृत्व पर उनको विश्वास नहीं है तो कम से कम उन सैनिकों पर तो विश्वास करना चाहिए, देश की सेना पर विश्वास करना चाहिए। उनका मनोबल किसी तरह से न टूटे, उस बात को सुनिश्चित करना। राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, चुनाव का दौर चल रहा है, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बातें लंबे समय तक जो है वो इतिहास का हिस्सा बन करके रहेगी कि देश जब ऐसे दौर में से गुजर रहा था उस वक्त कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या कर रहा था। इसलिए मुझे सिर्फ इतनी बात कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में चिल्ला रहा है कि हमारी धरती पर जो है वो हिंदुस्तान ने जो है एयर स्ट्राइक किया है, पीओके में एयर स्ट्राइक किया है। इस बात को वो पूरे चिल्ला के कह रहा है। कोई न्यूज चैनल उनका ऐसा नहीं है जहां पर इस बात को लेकर, कोई न्यूज़पेपर नहीं है जहां पर इस बात की खबर नहीं। ये सबूत काफी नहीं क्या जब उन्होंने ही स्वीकार कर लिया है? तो ऐसी परिस्थिति में उनको मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए। और हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जहां सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत थी, एयर स्ट्राइक की जरूरत थी, वो वहां किया। और जहां हमारे जो है विंग कमांडर को वापिस लाने की बात थी, उसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित की कि पाकिस्तान को बाघा बॉर्डर तक जो है विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ के जाना पड़ा। उमाकांत जी, सैम पेट्रोडा जैसे लोगों को होते हुए कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, टाइमिंग बयान की और कंटेंट बयान का जो उन्होंने कहा, इससे बड़ा सेल्फ गोल कोई हो नहीं सकता था। देखिए, पाकिस्तान के बारे में भारत की कूटनीति बहुत स्पष्ट है और कूटनीति जब किसी देश की होती है तो वो सरकार के बदलने से कूटनीति नहीं बदलती। खासतौर पर पाकिस्तान के बारे में हमारी देश की सरकारों का शुरू से ही वर्षों से ये मानना है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को, घुसपैठ को, हमारे आंतरिक मामलों में जहां भी हमारे तरक्की हो रही है उससे उसकी ईर्ष्या है, उसकी जलन है, तो उसका दर्द समझा जा सकता है क्योंकि उसे लगता है कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, रॉकेट के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। जहां तक ये चुनाव के पहले ये बयानबाजियों की बातें होती है, मैं इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता, चाहे वो बयान सैम पेट्रोडा का हो या किसी और का हो। इसलिए मैं नहीं लेता कि जो कांग्रेस पार्टी के जो बयान हैं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत संयम से, मैं मानता हूं कि जिस दिन
शुरुआती दौर में शुरुआत हुई तो सारे देश ने, इवन बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी की तारीफ की कि उनके पार्टी अध्यक्ष ने बड़ा संयमित बयान दिया और कहा कि हम पूरी तरह सरकार के साथ है। तो मुझे लग रहा पार्टी का जो अध्यक्ष अगर कुछ बात कह रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम अगर मोदी सरकार उठाती है तो हम उसके साथ हैं, ये बयान के बाद अगर कोई और बयानबाजी करता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। जहां तक मैं अपने सेंटेंस पूरा करने के बाद आप लेकिन पार्टी के लूज कैनन्स को पार्टी के लूज कैनन्स को कंट्रोल करने में पूरी तरह से कांग्रेस विफल रही है। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आप सब इकट्ठे बोलेंगे, कोई समझ नहीं पाएगा। प्लीज वक्त जाया नहीं। एक मिनट, आप सब इकट्ठे बोलते हैं, कोई कुछ समझ नहीं पाता है, वक्त जाया होता है हमारी ऑडियंस का। आप जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, जनता बहुत समझदार है, इसलिए डोंट जंप द गन। मैं अपनी बात उमाकांत जी बहुत क्विकली। हाँ, मैं एक लाइन में अपनी बात पूरी कर देता हूं। देखिए, डेमोक्रेसी है, चुनाव है, लोकतंत्र में सबको संविधान ने बोलने का हक दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, लोगों को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को, मीडिया को, सरकार का कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन पर मीडिया को, विपक्ष को या इवन पार्टी के भीतर भी लोगों को सवाल अधिकार है। तो इसलिए इसको ये कहना कि राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता का आप जो पाकिस्तान के फेवर में चल रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ, उमाकांत जी आप फिर इकट्ठे से बोल रहे हैं। ये आप लोग हैं जो करवा रहे हैं, आप लोग आतंकवाद के साथ हैं। अच्छा, दिव्या शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं। आप दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं, जानबूझकर इकट्ठे बोल रहे हैं आप लोग। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, एक मिनट, नवीन जी एक मिनट। अजय उपाध्याय जी, मैंने आपको चांस दिया, आप जानबूझकर इकट्ठे बोल रहे हैं। आपके पीछे बोला था मैं, आप जानबूझकर इकट्ठे बोल रहे हैं। एक मिनट, मुझे दिक्कत इस बात से है। एक मिनट, मुझे दिक्कत, उमाकांत जी ने जो बात कही, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा हर एक को बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, वो समझ में आता है। मुझे एक बात बताइए, आपके थिंक टैंक थिंक नहीं करते हैं क्या सवाल उठाने से पहले, जवाब देने से पहले? उन्होंने कहा अटैक्स हैपन, इसका क्या मतलब होता है? मतलब आतंकवाद भारत झेलता रहेगा। अटैक्स हैपन, 26/11 का हमला हुआ था, उसके ऊपर AK एंटनी के बारे में कहा जाता है कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तैयार थी। उन्होंने कहा वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। आपने एक कॉल दी, उस वक्त समझ में आता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 26/11 में 3 दिन तक, 72 घंटे तक पूरा का पूरा भारत अंडर सीज था, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल अंडर सीज थी, और जवाबी कार्रवाई आपने नहीं की। मोदी सरकार ने अगर जवाबी कार्रवाई की है तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को दोष देना गलत है? मैडम, लगातार जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक 5 बार हुई है, हमने कभी पिट नहीं था पाया अपना। हमने पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों को हमने पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया। पाकिस्तान में हम एक बार बोले शुरू कर दिए। ये बताइए क्यों बोले जाते कि पाकिस्तान से आतंकवादी घटनाएं तो पाकिस्तान में, अरे हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात किसने करा? फिर आपने कहा कि आतंकवादी होते रहेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, लोग मत बोलेंगे, बातचीत होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बातचीत? वो आतंकवादी हमला कर रहे हैं, बातचीत करते रहे। ये आपकी नेता है, पूरे आतंकवादियों के सामने पूरी कांग्रेस दंडवत है, और इस समय पाकिस्तान देश के सामने दंडवत है। इतना अंतर है केवल, और आप बेशक आतंकवादियों के साथ खड़े हो, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, ना सैनिक माफ करेंगे, देश की जनता माफ करेगी। आप लगातार आतंकवादियों के तलवे चाट रहे हैं, शर्म आनी चाहिए पूरी कांग्रेस को। आज राहुल गांधी नहीं मांगेंगे, ये शहीद हुए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री से कहा है, एक मिनट अजय उपाध्याय जी, एक मिनट, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष ने एक बार फिर से सेना का अपमान किया है। विपक्षी नेताओं के बयान पर उनसे सवाल पूछिए। देश विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। मोदी ने कहा है कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है, और विपक्ष ने एक बार फिर से अपमान किया है। GVR शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं। GVR शास्त्री जी, क्विकली पॉइंटर्स में कहिएगा आप बात अपनी। ये इतना अवमानना करने की जरूरत है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, 7 सितंबर 2017 को आदरणीय राजनाथ जी और निर्मला सीतारमन जी ने CRPF जम्मू कश्मीर को 240 बस बुलेट प्रूफ, माइंड प्रूफ बसेस दिया था। वो बसेस कहाँ है? मैंने वीडियो भी दिखाया, आपका वीडियो दिखाया।
मैंने वीडियो दिखाया अभी 2017 7 सितंबर को सीआरपीएफ डीजी में मिस्टर भटनागर को 240 बस बुलेट माइंड प्रूफ बसेस दिया गया। वो बसेस कहाँ है? अरे क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं किया? एक मिनट, अच्छा बुलेट जागते तक नहीं थी, उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम पे आरोप लगाएंगे। अरे एक बार पूछा आपने कि मनमोहन सिंह ने क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर बनते ही कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले चल रहे हैं? क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं किया? एक मिनट, अच्छा बुलेट जागते तक नहीं थी, उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम पे आरोप लगाएंगे। अरे एक बार पूछा आपने कि मनमोहन सिंह ने क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर बनते ही कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले चल रहे हैं और दोनों को छेड़ने में कोई बात नहीं, पाकिस्तान में बातचीत होनी चाहिए। ये साजिश है, आतंकवादियों के सामने आप जाकर के दंडवत करते हो, पूरे पाकिस्तान के सामने जाकर पूरी कवरेज नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जाकर के आपके समय पर देश में मनमोहन सिंह वहां जाकर के दंडवत करते और आप कमाल करते हैं। अरे आज जैसे लोगों की पूरे देश की जनता आवाज बंद कर रही है, आज जैसे लोगों को देश की जनता आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े और पाकिस्तान के और दूसरे बार बार कहता हूँ पाकिस्तान ओवरसीज पक्ष माना जाना चाहिए, हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। अच्छा एक मिनट नवीन जी, अजय जी, नवीन जी, अजय जी, दिव्या जी एक मिनट, ये वैलिड क्वेश्चन, दिव्या जी आप अगर सवाल पूछते हैं ना, आपका सवाल खत्म नहीं होना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति जवाब दे सके। प्लीज नवीन जी, उन्होंने ये बोला कि आप पुलवामा और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक्स का हमेशा फायदा उठाते, जो मेरे को बात जीवीआर शास्त्री जी की समझ में आई, लेकिन इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, 200 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया, और उन्होंने बोला कि माइंड प्रूफ व्हीकल्स के अंदर होना चाहिए था, और साथ ही साथ इतना बड़ा कंटिजेंट कैसे जा रहा था। इनके जवाब नहीं देते हैं आप, जबरदस्ती राष्ट्रवाद की डिबेट दे रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये कि जब देश के जवान लगातार सीमा पे खड़े, आज कल और आज में 24 घंटे में 6 आतंकवादी मारे हैं सेना ने, वो आतंकवादी को मार रही हो, आतंक वही इंटेलिजेंस गैदर करती है। 100 बार आतंकवादी उसी इंटेलिजेंस के तहत मारे जाते हैं, और एक बार कोई आतंकवादी अगर कामयाब हो जाए हमारे समय में, हमारी सीमा को इतनी बड़ी दुर्घटना और जब कामयाब हो जाए तो उसके लिए पूरी सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सेना पर नहीं करता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां में होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो हमारे देश में जवानों को दी नहीं अभी तक, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेटें तक नहीं दी। कांग्रेस से लगातार मांगते रहे, 10 साल तक 1.5 लाख टेंडर होता रहा, इन्होंने पास ही नहीं किया, और मोदी सरकार ने 4.5 वर्ष पहली बार हुआ है बुलेट प्रूफ जैकेट मेरे जवानों को, हमारे साथ वंदना जी जो शहीद और यहाँ आकर के केवल प्लीज चलाते ये सभी आप दोनों के दोनों, अजय जी एक मिनट, अजय जी, नवीन जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, वंदना जी भी जुड़ी हुई है, एक मिनट। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, नवीन जी आपका समर्थन जब तक चलेगा और जब तक आप भाष्य करेंगे, प्रधानमंत्री आपके साथ रहेंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, या टीएमसी हो। ये शाउटिंग मैच नहीं है, प्लीज प्लीज, ये शाउटिंग मैच, अजय जी एक मिनट, शाउटिंग मैच नहीं है, आप दोनों एक मिनट, अजय जी एक मिनट। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है, देखिए यहाँ पर जो अभी समझ में आ रहा है, अजय उपाध्याय जी कंफ्यूज है, पार्टी लाइन क्या होगी। एक मिनट, सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं उसका पूरी तरह खंडन तक दिल से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वंदना जी यहाँ पर तो रामगोपाल यादव ने कुछ देर पहले कह दिया है कि पुलवामा पूरी तरह से पॉलिटिकल, आप दोनों बोलते चले जा रहे हैं, प्लीज रिस्पेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ अ व्यूअर्स फॉर हेवंस सेक। एक मिनट, वंदना जी, रामगोपाल यादव ने तो ये तक कह दिया है कि पुलवामा जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और खासतौर से पीएम का ट्वीट उसी संदर्भ में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक बार फिर से सेना का अपमान किया है। आप बार बार सेना पर सवाल उठाएंगे, एयर स्ट्राइक्स पर सवाल उठाएंगे, इसी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं आप? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और जो भी सत्ताधारी है यहाँ पे उनका काम है जवाब देना। आपने इतनी हवा में कैसे कह दिया पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब होता है वंदना जी? प्रधानमंत्री से वंदना जी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब होता है? आपके पास क्या सबूत है? उसका खंडन करें कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है।
तो मतलब आप हवा में कुछ बोल रहे हैं और बीजेपी खंडन कर रही है। स्पेशली बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताने का आप जो है षड्यंत्र कर रही है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताने का समाजवादी पार्टी आपके साथ कितने षड्यंत्र होता है, वो भी षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र आप कैसे नेता कर रहे हैं छोड़ देने के लिए। मैं एक मिनट मैम वंदना जी मुझे लगता है, एक मिनट आप दोनों रुक जाइए प्लीज, फॉर हेवन्स सेक। वंदना जी मुझे लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट शख्स हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भी कोई बात कहता है, जैसे मैं भी अगर सवाल उठाती हूँ, मैं कोई प्रश्न पूछती हूँ, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। आपने ये कहा कि पुलवामा अटैक जो है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और रामगोपाल यादव सब जानते हैं कि राजनीति में उनका कद क्या है और अखिलेश यादव के गुरु के समान है। मुझे ये बताइए कि ये बात कह दी जाती है, इसके पीछे सबूत क्या है, इसके पीछे थिंकिंग क्या है, लॉजिक क्या है, प्लीज ये जवाब दीजिए। ठीक है, मैं उस पे आती हूँ। रामगोपाल यादव जी ने कहा कि उनसे कई लोगों ने आके इस बात की चर्चा की। तो इस बात की अगर लोगों ने चर्चा की, लोग कौन है, जनता है, तो अगर उन्होंने इसकी चर्चा की है तो उन्होंने प्रधानमंत्री से ये सवाल किया कि आप हमारे सवालों का जवाब दे दें। आप इतने ज्ञान के कच्चे हैं कि बीच में मत बोले नवीन जी, मेरी बात ये बोल देते हैं आगे। अगर उन्होंने ये सवाल कर दिया, हम लोग चीर फाड़ कर रहे हैं लोगों। एक मिनट मैं पूरा कर लूं, एक शब्द। हम बैठ के विपक्ष की बातों का चीर फाड़ कर रहे हैं, जरा वास्तविकता पे आ जाएं। सेना को कौन कर रहा है राजनीतिकरण? सेना को बार बार हम क्यों ला रहे हैं अपनी राजनीति में? अभी चुनाव आ रहे हैं, महीने हो रहे हैं राजनीति में। मेरा सवाल सिंपल है, आपने कहा पुलवामा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, आप सुन लीजिए रामगोपाल यादव जी ने कहा है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि एक मिनट बयान सुनिए, फिर आप टिप्पणी दीजिएगा। एक मिनट वो बयान सुनवा दीजिए पीसीआर प्लीज। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं, वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी संकीर्ण बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। वंदना जी, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जैकेट नहीं थी बुलेट प्रूफ, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहता था, बाय एयर भेजना चाहिए था, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ये सारी बातें समझ में आती है, वैलिड क्वेश्चंस हैं। उन्होंने कहा जवान मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। मुझे इस लाइन पर आपत्ति है, इसके क्या सबूत है समाजवादी पार्टी के पास, रामगोपाल यादव के पास? एक लाइन सबसे पहले इसमें, ठीक है, सबसे पहला सवाल यहाँ ये है कि एमएचए ने परमिशन क्यों नहीं दी एयरलिफ्ट होने के लिए? क्या हमारे जवानों की जिंदगी इतनी ज्यादा कम है, उनको कोई कीमत नहीं है? 2006 के अंदर ये डिनाई किया था। दूसरी चीज, बुलेट प्रूफ थी तो कहाँ थी? आप फिर बीच में बोले, अरे जानकारी, आप फिर बीच में बोले, चुप रहे। 2006 में कांग्रेस नवीन जी बहुत ज्यादा होने वाली है। आप होल्ड योर थॉट्स फॉर अ मिनट। तो मैं डिबेट करूंगी नहीं। वंदना जी एक मिनट, होल्ड योर थॉट्स फॉर अ मिनट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पहली बहस लगातार जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस वक्त जुड़ रहे हैं। नरेश, जितनी भी डिटेल्स मिल पाई है दे। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी सज्जाद खान के पीछे काफी समय से लगी हुई थी और पुलिस को एक टिप ऑफ मिला कि दिल्ली के किसी इलाके में छिपा हुआ है। इसी टिप ऑफ पर काम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार किया है। हालांकि कहां से सज्जाद खान को गिरफ्तार किया गया है, इस बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि पुलवामा हमले में भी ये शामिल था और इसका क्या रोल था, तमाम चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगाने की कोशिश कर रही है। एनआईए को भी इसकी तलाश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है और अब से कुछ देर बाद और ज्यादा जानकारियां इसमें खुल करके सामने आएंगी। इसके लिए लगातार हम लोग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों से संपर्क में हैं और उन्होंने यही बात कही है कि अभी फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद तमाम चीजें खुल करके सामने आएंगी और पता चल पाएगा कि आखिरकार पुलवामा हमले में सज्जाद खान का क्या रोल था।
ठीक है नरेश, आप नजर बनाए रखिए। तो रोल क्या था सज्जाद का और साथ ही साथ कहां से गिरफ्तारी हुई है, कितनी देर में अदालत में पेश किया जाएगा, ये तमाम अपडेट जैसे ही मिलेंगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आई है और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे पहले रामगोपाल यादव सपा के नेता, उनका बयान आता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला एक राजनीतिक साजिश है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद सुबह कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पिट्रोडा का कहना यह है कि हमले तो भाई होते रहे हैं, अब जब 26/11 का हमला हुआ था तो हमने पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, उसी तरह पुलवामा के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये दो बड़े बयान आए हैं जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री ने चला दिया है हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी। मनीष अवस्थी मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मनीष जी, ये सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल विपक्ष के थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए आंचल, जिस तरह से पुलवामा में जो घटना हुई और फिर उसके बाद बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई, उसको लेकर जो विवाद और जो आंकड़ों को लेकर एक जो आप ये समझिए कि विपक्ष हमेशा सरकार पर जो हमले उठा रहा है, उसके तहत कहीं ना कहीं एक सोची समझी राजनीति है। और शहादत पर सियासत, मुझे ऐसा लगता है कि इससे मनोबल पे तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो चर्चा चल रही थी नवीन जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय के बीच, उसमें से सार जो निकल के आना चाहिए वो ये कि इससे बचकर हम राजनीति की बात, हम सियासत और शहादत दोनों को ना देखें एक साथ। और इसके साथ साथ मुझे जो लगता है पुलवामा का जो हमला, पुलवामा की शहादत और बालाकोट का पराक्रम, मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब बूथ देगा। आप इस तरह से चीख चीख कर अगर कहेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसका जवाब। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले आपको क्या प्रतिक्रियाएं मिल पा रही हैं सैम पिट्रोडा के बयान पे? गुरु है वो तो राहुल गांधी के थिंक टैंक है कांग्रेस के, अगर उनका इस तरह का बयान आता है तो कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? दूसरा ये कि अब ये भी माना जा रहा है कि सैम पिट्रोडा का बयान आया इसलिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुबह 10:15 बजे के करीब होनी थी वो 1 बजे शिफ्ट की गई। इन दोनों बातों पर फर्स्ट रिएक्शंस। देखिए, इन दोनों चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो कुछ डाटा था वो शायद नहीं आ पाया था जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, इसीलिए वो 10:15 से हटाकर 1 बजे करी गई। उसका सैम पिट्रोडा के बयान से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 1 बजे करें या 5 बजे करें, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठेगा ही कि क्या वो सैम पिट्रोडा से सहमत है या नहीं है। सैम पिट्रोडा ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, जो मेरे सूत्र बताते हैं, उससे सहमत नहीं है और कुछ ही देर में एक ऑफिशियल रिलीज भी आ सकती है या कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को बोल सकते हैं कि सैम पिट्रोडा के बयान से कांग्रेस सहमत नहीं है और ये उनका निजी बयान है। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पे आप देखें तो पहले मणिशंकर अय्यर थे जिन्होंने चायवाला बोला था 2014 में, गुजरात में उन्होंने डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। तो ये कांग्रेस के लिए एक सेल्फ गोल से कम नहीं था और शायद इस समय जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में भी सैम पिट्रोडा ने आज के दिन ये मुद्दा उठाकर एक बढ़त दी है बीजेपी को। कांग्रेस को अब ये सोचना पड़ेगा कि इर्द गिर्द जो बड़े नेता हैं वो जो भी बयान देते हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं होता है और कांग्रेस को हमेशा चुनाव के दौरान ऐसे बयान बहादुरों की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। आचल, रजत, क्या क्योंकि ये बयान देखिए राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दों पर आइए, बेरोजगारी पर आइए। ऐसे में सैम पिट्रोडा का इस तरह का बयान आ जाता है तो कांग्रेस हमेशा से ही अपने लूज कैनन्स और बयान बहादुरों को नियंत्रित करने में नाकामयाब सी रही है। अब आपको लगता है सैम पिट्रोडा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है जिससे एक मैसेज आए, हाँ या ना? सैम पिट्रोडा का केस वैसे ही है जैसा मणिशंकर अय्यर का है। दोनों ही लोग राजीव गांधी के करीबी थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, वहां से राजीव गांधी लेके आए थे। मणिशंकर अय्यर को थोड़े दिन के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। क्या सैम पिट्रोडा के साथ ऐसा होगा? मुझे लगता है कुछ वक्त हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन थी और जो सीडब्ल्यूसी में डिस्कस हुआ था कि फोर्सेस पर, नेशनलिज्म पर, नेशनल सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान पर ये चुनाव नहीं लड़ना है, उस पर बयान नहीं देना है। किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट पे, रफेल पे, करप्शन पे, मोदी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर ये चुनाव लड़ना है, ये सीडब्ल्यूसी में डिसाइड हो चुका था और बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इंटरवीन किया था। तो आज के दिन अगर सैम पिट्रोडा फिर उसी चीज पर ले जाते हैं तो ये पार्टी लाइन के विरुद्ध है और मुझे लगता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस हुई रजत? प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है सैम पिट्रोडा की जो बयान आया है उसके साथ और ये कहा है लॉयल कोर्टियर ऑफ कांग्रेस रॉयल डायनेस्टी, यानी कि वंशवाद पर भी हमला है और किस तरह से सैम पिट्रोडा हामी भरते रहे हैं, उनके एक कोर्टियर की भूमिका में रहे हैं, ये कहना है उनका। उन्होंने कहा है कि नेशन ऑलरेडी न्यू कांग्रेस वाज अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड टू फोर्सेस ऑफ टेरर, यानी कि 26/11 जिस हमले की याद दिलाई सैम पिट्रोडा ने और कहा कि 26/11 का जवाब इसी मानसिकता की वजह से नहीं दे पाए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। लेकिन ये न्यू इंडिया है। मनीष अवस्थी, बैक इन द गेम,
आप इसको मानेंगे कि प्रधानमंत्री ने सीधा हमला अब सैम पित्रोदा पे बोल दिया और ये सैम पित्रोदा पर जो हमला है अब राहुल गांधी को इसको लेकर खुद जवाब देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से रजत जो कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने आप को इससे बचा पाएगी और किनारा करेगी और सैम पित्रोदा पे कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि सैम पित्रोदा गांधी परिवार के करीबी नहीं, आप ये समझिए एक सदस्य जैसे हैं। और ये कब से है, राजीव गांधी के सबसे बड़े सलाहकार रहे उस समय, और लगातार सैम पित्रोदा की अपनी एक सोच है और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। आप ये देखिए, राहुल गांधी की इमेजिंग को लेकर, राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग को लेकर सारी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर घूमने का काम भी सैम पित्रोदा के नेतृत्व में हुआ है। तो इससे सैम पित्रोदा से किनारा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसमें एक और चीज है आंचल, ये राहुल गांधी की इमेज कितनी अच्छी होगी या नहीं होगी, लेकिन कितनी कांग्रेस अच्छी की कर इमेज पाएगी डैमेज हो कांग्रेस गई, की कांग्रेस की पूरी इमेज तरह डैमेज हो से गई। इस चुनाव से पहले डैमेज हो गई है। अब किस तरह से फेस सेविंग की जाएगी जब 1 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल गांधी, इस पर सबकी नजर रहेगी। हमारी ये बड़ी बहस जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ रहा है, जल्द लौटते हैं। पाक नेशनल डे पर इस तरह का बयान बेहद शर्मनाक है। हैशटैग चलाया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से, जनता माफ नहीं करेगी। उमाकांत जी, ये बयान अपने आप में शर्मनाक लगता है आपको सैम पित्रोदा का, और टाइमिंग खासतौर से? देखिए, ऐसा कि मैं तो ये मानता हूं कि सारी पार्टियां, और चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जबकि पूरे देश में चुनावी बयार बह रही है, राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट जारी हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, और जनता मन बना रही है कि वो देश में 2019 में वो नई सरकार का गठन करे और चुने अपने मन की सरकार का। ऐसे मौके पर ऐसे मुद्दे लाना जो देश की जनता के सामने, या देश की जनता जिन सवालों से जूझ रही है, महंगाई है, किसान की समस्या है, बेरोजगारी है, सड़कों की कई जगह देहाती इलाकों में सड़कों की हालत खराब है, ये जो अस्पतालों की हालत खराब है, बेसिक शिक्षा की हालत खराब है, बेसिक या उच्च शिक्षा तक की हालत खराब है, इन सारे सवालों चाहती है। लेकिन कांग्रेस को पार्टी के अंदर सैम पित्रोदा जैसे लोग भरे हुए हैं, तो बड़ा सवाल कर रहे हैं। सिर्फ एक लाइन में मुझे ये कांग्रेस के लोग गलती कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को इस तरह के बयानबाजी देने के बजाय देश की आवाम की जिंदा रहने के अधिकार से जुड़े हुए सवालों पर नवीन जी बहस को ले जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं ये मणिशंकर अय्यर चाय वाला बयान पार्ट 2 तो नहीं साबित हो जाएगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस की मानसिकता यही है, सोच यही है, और ये उसी नीति पे काम किया कांग्रेस ने, और ये उसकी सोच दर्शाती है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सैम पित्रोदा हो, चाहे के प्रसाद हो, या फिर जो है मणिशंकर अय्यर हो, कोई भी हो, शशि थरूर हो, सब नेताओं की एक ही सोच है, कपिल सिब्बल हो, वो एक साथ शुरू होते हैं और देश के विरोध में बोलेंगे, जनता के विरोध में बोलेंगे, प्रधानमंत्री के विरोध में बोलेंगे, और प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश की सोच में तो समस्या है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि सोच को कम से कम बयां तो नहीं कीजिए, टाइमिंग तो देख लीजिए। इस पर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया आती है? 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है, क्या कहते हैं वो, ये देखने वाली बात होगी। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, आज गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी और आज ये बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं गौतम गंभीर। ये भी माना जा रहा है, ऐसी संभावनाएं और अटकलों का बाजार गर्म है कि नई दिल्ली सीट से भी उन्हें चुनाव लड़वाने की संभावना बन रही है। इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चल लौट।